एस्टेब्लिश। फादर ऑफ सोशियोलॉजी तो अगस्त कॉम्ट है। अगस्त कॉम्ट ने नाम दिया, पॉजिटिविज्म मेथड दिया, लेकिन इमाल दुर्खिम ने सोशियोलॉजी को एज एन इम्पोर्टेंट इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। इससे पहले सोशियोलॉजी जो है इकोनॉमिक्स के साथ, फिलोसफी के साथ पढ़ा जाता है, इसलिए दुर्खिम को ग्रैंड फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोला जाता है। लाइकवाइज उसी साथ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जीएस घुरिये का कंट्रीब्यूशन फादर ऑफ सोशियोलॉजी, इंडियन सोशियोलॉजी उनको बोला। लेकिन जो सोशियोलॉजी को, इंडियन सोशियोलॉजी को नए तरीके से परिभाषित करने और पॉपुलराइज करने का श्रेय एमएन श्रीनिवास को। एमएन श्रीनिवास, पहले किसी भी थिंकर को समझना हो तो वो थिंकर किस बिरादरी से बिलोंग करता है, बिरादरी का मतलब स्कूल। तो एमएन श्रीनिवास स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्कूल से बिलोंग करता है। उसका जो पर्सपेक्टिव है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पर्सपेक्टिव होगा। पर्सपेक्टिव बहुत जरूरी पहलू है, क्योंकि पर्सपेक्टिव से ही लोगों को नजरिया पता चलता है कि वो किस टर्म्स में बात कर रहे हैं। हम आंखों से नहीं देखते, हम पर्सपेक्टिव से चीजों को देखते हैं। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पर्सपेक्टिव है। और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट जो है वो एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है। आपको पता होगा लेवी स्ट्रॉस को हमने पढ़ाया, कैलकॉट पार्सन्स के बारे में आप समझते हैं, आर के मॉर्टन के बारे में समझते हैं। आर के मॉर्टन, कैलकॉट पार्सन, इन लोगों ने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच को बनाया और उसी अप्रोच के साथ इंडियन सोसाइटी का स्टडी एमएन श्रीनिवास करते। एमएन श्रीनिवास ने इंपेरिकल स्टडी का महत्व को समझा और इसीलिए एमएन श्रीनिवास जो पहले इंडियन सोशियोलॉजी के बारे में, इंडियन सोसाइटी के बारे में जो बातें बोली जाती थी इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के माध्यम से, वो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव टेक्सुअल एनालिसिस, जो वेद में, जो शास्त्र में जो लिखी गई बातें हैं उसी को बताते, उसी के रूप में इंडियन को परिभाषित करते। लेकिन एमएन श्रीनिवास ने इंपेरिकल स्टडी किया और पाया कि बहुत सारे सवाल, इंक्लूडिंग कास्ट का जो सवाल है, कास्ट के बहुत सारे, कास्ट जो है वो कॉन्टेक्चुअल नहीं होता। कहीं जरूरी नहीं है ब्राह्मण का मतलब वो हमेशा डोमिनेंट होगा। कहीं कहीं किसी किसी सोसाइटी में ब्राह्मण मार्जिनलाइज्ड भी होता है, राइट। तो ये एक बुक व्यू, नया तरह का एनालिसिस है। और उसके बाद उनका जो मेन सवाल था कि सोसाइटी का पार्ट्स और सोसाइटी का होल एक दूसरे से रिलेट करता है। हम पार्ट्स को अलग करके नहीं समझ सकते। हमें कभी भी स्टडी करना चाहिए सोसाइटी का तो एज ए होल स्टडी करना। ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन से काफी प्रभावित हुए। उनका जो सोशल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्शन है, उन्होंने जिस तरह से सोशल चेंज की बात की, उन्होंने जिस तरह से फंक्शनल यूनिटी की बात की, उन्होंने जिस तरह से फंक्शनल एनालिसिस किया, उसमें हम ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन के स्टूडेंट भी रहे एमएन श्रीनिवास। एक इंटरव्यू में उन्होंने इसका जिक्र भी किया है कि उनका किस तरह से प्रभाव। तो अ, ये एक पहलू है जो सोसाइटी को डिफाइन करने के लिए एमएन श्रीनिवास इस्तेमाल, होलिस्टिक पहलू, एनालिसिस, और किस तरह से सोसाइटी में स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट किया एनालिसिस किया जाए, उसको भी उन्होंने सिग्निफाइड किया। तो एमएन श्रीनिवास, इसके साथ साथ इवांस प्रिचार्ड एक महत्वपूर्ण मानव शास्त्री है, इनके भी एनालिसिस से बहुत प्रभावित। उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी में किस तरह से फंक्शन और स्ट्रक्चर को महत्व दिया जाता है
एमएन श्रीनिवास का एक महत्वपूर्ण कोट, आजकल कई सारे एग्जामिनेशन से क्यूटेशंस महत्वपूर्ण कथन दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा कि कौन सा इनमें से फॉलोइंग कौन से थिंकर ने इस कथन को कहा। एक बार श्रीनिवास कहते हैं कि इन द रिसेंट ब्रिटिश सोशल एंथ्रोपोलॉजी two important concepts, structure and function, imply that every society is a whole and that its various parts are interrelated. In other words, the various groups and categories which are part of society are related to each other. ये एक फंक्शनल डायमेंशन बताते हैं उनके पास। एमएन श्रीनिवास का जो पर्सपेक्टिव है वो फॉलो होता है। देखिएगा जितने भी उनके स्टूडेंट पर्टिकुलरली, उनका नाम आंध्र बीते, उन्होंने बहुत स्पष्ट के साथ एमएन श्रीनिवास के कॉन्टेक्चुअल व्यू, फील्ड व्यू को, फील्ड व्यू के साथ सोशल रियलिटी को समझना, ये उनका एक हॉलमार्क है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच कई बार पूछ लिया जाता है, कौन कौन से सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस के साथ इंडियन सोसाइटी को समझा। एमएन श्रीनिवास हैं, एस.सी. दुबे हैं, मैकिम मेरियट हैं, डी.एन. मजुमदार, आंध्र बीते, इन सबों का नाम ठीक है। तो आपको पता है 16 नवंबर को एमएन श्रीनिवास का जन्म हुआ 1916 में और 30 नवंबर 1999 तक वो जिंदगी। उन्होंने कई बार बहुत सारे क्रिटिसिज्म आते हैं एमएन श्रीनिवास के वर्क को लेके, वो ब्राह्मणिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं और उन्होंने जो स्टडी लिया वो अपने नोन प्लेस का स्टडी किया, जिससे संस्कृताइजेशन और प्रोसेस ऑफ सोशल मोबिलिटी, सोशल चेंज की बात स्पष्ट रूप से सामने आई। ये सब उनका क्रिटिसिज्म। कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इस स्टेटमेंट के साथ कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इंडिया में जो एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी, आज भी एमएन श्रीनिवास के वर्क को बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है, समझा जाता है। फील्ड स्टडी, एथनोग्राफिकल स्टडी का जो क्रेज है आज तक, वो एमएन श्रीनिवास के कंट्रीब्यूशन की वजह से है। उन्होंने माइक्रो एंथ्रोपोलॉजिकल इंसाइट्स के साथ सोशल रियलिटी को समझा। वो स्मॉल स्केल कम्युनिटीज को गहनता के साथ स्टडी करने का एक सूत्र दिया और उस सूत्र को 3 तरीके से परिभाषित किया जाता है। अगर आपको किसी समाज को समझना है तो यू मस्ट इनकाउंटर विद दैट सोसाइटी, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इथनोग्राफिकल स्टडी, फील्ड स्टडी और फील्ड एक्सपीरियंस, ये उनके 3 मूल सूत्र। उन्होंने सर रिपीट कर दिया ये। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, जिसको हम इथनोग्राफिकल मेथड बोलते हैं, फील्ड स्टडी और फील्ड एक्सपीरियंस, ये 3 महत्वपूर्ण आयाम हैं जिसके साथ एमएन श्रीनिवास ने स्मॉल स्केल कम्युनिटीज को, स्मॉल स्केल सोसाइटी का एंथ्रोपोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमें प्रेरित कर। उनका स्टडी, फील्ड स्टडी, कूड़ग्रह 1940 से 42 ईस्वी में उन्होंने कुड़ का स्टडी किया और उसमें उन्होंने कुड़ के का
रामपुरा विलेज का स्टडी बताया, highlighted some of the major contributions which not only changed the shape of Indian society but all over in world, shaped the new vision of Indian society. कास्ट का एक महत्वपूर्ण स्टडी के रूप में ये स्टडी हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क के रूप में हमेशा के लिए स्वर्णिम अक्षरों के साथ इसके जो कंसेप्शन है, डोमिनेंट कास्ट हो, सेंसिटाइजेशन हो, वेस्टर्नाइजेशन हो, सेकुलराइजेशन हो, ये सब कॉन्सेप्ट इंडियन डायनेमिक्स को, इंडियन सोशल डायनेमिक्स को, इंडियन सोशल सेटअप समझने में महत्वपूर्ण है। श्रीनिवास का स्टडी विलेज स्टडीज का महत्वपूर्ण स्वरूप के साथ समझ में जाने में, बुक व्यू और फील्ड व्यू का पर्सपेक्टिव को हम समझा चुके हैं। इसके साथ साथ एमएन श्रीनिवास बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से सोशियोलॉजी को एज ए ह्यूमनिस्ट साइंस के रूप में स्थापित करने की श्रीनिवास के राइटिंग्स में इंडियन सोसाइटी और इंडियन कल्चर समझने के लिए रिलीजन को समझना, विलेज कम्युनिटी को समझना, इंडियन सोसाइटी के में जो चेंज का एस्पेक्ट है उसको समझना, कास्ट को समझना, और इसके साथ साथ देखते हैं रेडक्लिफ ब्राउन का नोशन ऑफ स्ट्रक्चर हमेशा के लिए एमएन श्रीनिवास के हर एक कॉन्सेप्ट में एमएन श्रीनिवास के कुछ महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन तो हमें सिस्टमेटिकली समझना है। सबसे पहले उन्होंने मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर नाम की एक आउटस्टैंडिंग वर्क लिखा। फिर उसके बाद रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग फूड्स ऑफ इंडिया 1952 में आया। मैं एक बार शेयर कर देता हूँ स्क्रीन ताकि और भी स्पष्ट तरीके से, ये नगला साहब की किताब है, उसमें आप देख सकते हैं। तो मैरिज एंड फैमिली क्या है? हाँ, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, फिर रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग फूड्स इन साउथ इंडिया, फिर इंडियन विलेज, फिर कास्ट इन मॉडर्न इंडियन एंड अदर प्लेसेस, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, द रिमेम्बर्ड विलेज, इसका आप टाइम भी याद करके रखिए 1970। फिर इंडियन, ये वाला बहुत बार रिपीट भी हुआ क्वेश्चन ये पूछ लिया। इंडिया सोशल स्ट्रक्चर 1980, फिर डोमिनेंट कास्ट एंड अदर ऐसे 1987 में आया। आप देखें पूरी जिंदगी इन्होंने स्टडी छोड़ा नहीं। 1999 में इनकी मृत्यु होती है और 1996 तक ये पब्लिश करते रहते। लास्ट जो बुक इनका पब्लिश हुआ है वो इंडियन सोशियोलॉजी थ्रू पर्सनल राइटिंग्स और विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड 1996। तो ये 12 कंट्रीब्यूशन आपको याद रखना है, ठीक है जी सर। तो एमएन श्रीनिवास का कंट्रीब्यूशन अगर आपको याद रहेगा तो कई सारे क्वेश्चन यूजीसी नेट में इसी तरह पैटर्न पे पूछे जाए। श्रीनिवास के कुछ थीम है जिसके मद्देनजर आप सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी के कंट्रीब्यूशन स्टडी में कंट्रीब्यूशन को समझ सकते। कुछ कॉन्सेप्ट जैसे ब्राह्मणाइजेशन, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, सेकुलराइजेशन, रिलीजन एंड सोसाइटी, इंडियन विलेज का उन्होंने स्टडी किया, कास्ट पे किस तरह का व्यू रहा। तो सोशल चेंज आपको पता है हमेशा से
सोशियोलॉजिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रहा है। तो 1950s में जो ये तीन कॉन्सेप्ट के साथ एम एन श्रीनिवास ने नेचर ऑफ सोशल चेंज को समझाने का, कैसे वो ब्राह्मणाइजेशन से संस्कृताइजेशन कॉन्सेप्ट को चेंज करते हैं, ये हमने ऑलरेडी समझा दिया है। क्योंकि कास्ट जो है वो लोकल फिनोमिना है। कास्ट जिस रूप से हमारे शास्त्र में उद्धृत किए गए हैं, उस रूप से कास्ट एग्जिस्ट नहीं करते। कास्ट कॉन्टेक्चुअल होता है। ये चीज हम पहली बार एम एन श्रीनिवास के कंट्रीब्यूशन से एम एन श्रीनिवास इसके साथ साथ और भी महत्वपूर्ण चीजें को समझाया है। इसमें इंडियन सोशियोलॉजी के साथ उनका एंगेजमेंट के रूप में हम देखते हैं, ग्रुप का स्टडी देखते हैं, और पूर्व में का स्टडी में पाया कि किस तरह से इंटर कास्ट, किस तरह से सोसाइटी का सेटअप में इंटर कास्ट रिलेशन परसिस्ट करता है। उन्होंने बताया कि ब्राह्मण किस तरह से रेफरेंस पॉइंट, दलित किस तरह ब्राह्मण के कल्चरल हैबिट ट्रेंड को, सोसाइटी के में जो ब्राह्मण कल्चर का ट्रेट है उसको किस तरह से वो रेफरेंस, और ब्राह्मण जो है वो वेस्टर्न सोसाइटी को रेफरेंस मान के, और रेफरेंस ग्रुप एनालिसिस, रेफरेंस ग्रुप का कॉन्सेप्ट वो भी उनके सेंट्रल थीम। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पहलू है कास्ट में। सर एमन श्रीनिवास पे सर एक तो बुक पे क्वेश्चन आता होगा, दूसरा उनका कॉन्सेप्ट से, उनके कॉन्सेप्ट से, हाँ, और फील्ड सर स्टडी तीसरा, रहा। हाँ फील्ड स्टडी है उनकी। हम्म, और तीसरा मुझे लगता है सर जो इनके ऊपर इफेक्ट जिस तरह जैसे कि रेटली ब्राउन का है उनका प्रभाव। स्ट्रक्चरल है, संरचनावादी वाला। और हाँ, हाँ, इवान प्रिचार्ड का है प्रकार्यवादी, फंक्शनल हम्म, बोलते हैं। हम्म, तो सर मतलब कि एक तो ये इसके क्वेश्चन बनता है, दूसरा बुक पे बनता है, हाँ, तीसरा उनका जो काम किया गया है हाँ, जैसे कि क्षेत्र जहाँ जहाँ वो काम किए हैं जो उनके बुक हैं इनसे पूछता है। हाँ। उसके अलावा सर कहाँ पे उनका क्वेश्चन जैसे पूछा जाता कास्ट के ऊपर उन्होंने किस तरीके से कास्ट को डिफाइन किया है। है? जी सर। तो इंडोगेमी का कॉन्सेप्शन है। इंडोगेमी, कास्ट में इंडोगेमी होती है। कास्ट सर, whose member follow a common occupation, unit of social and cultural life, whose member are governed by the same authority body like पंचायत। के अलावा एम एन श्रीनिवास ने हायरार्की की बात, ऑक्यूपेशनल डिफरेंसेस, डिफरेंशिएशन की बात। उन्होंने कहा है कि कास्ट इज नथिंग मोर द सिस्टमेटाइजेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल डिफरेंशिएशन। जैसे लोहार है, सुनार है, तेली है, चमार है, उनका ऑक्यूपेशनल धोबी है। ऑक्यूपेशनल डिफरेंस की वजह से कास्ट जो है, कास्ट के थियरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ कास्ट के बहुत सारे थियरी, उसमें से एक ये भी थियरी डिवीजन ऑफ लेबर वाला भी concept। जी सर। इसके अलावा एम एन श्रीनिवास ने पॉल्यूशन की, कास्ट के अंदर अनटचेबिलिटी का theme होता है। कास्ट अनटचेबल्स, प्योरिटी प्रिंसिपल ऑफ पॉल्यूशन उसको बोलते हैं। कास्ट का जो डिस्टेंस है, सोशल डिस्टेंस जिसको कहते हैं, वो मेंटेन होता है पॉल्यूशन के प्रिंसिपल की वजह से, है ना। तो सर रिलीजन पे नहीं था इनका कुछ हाँ, श्रीनिवास रिलीजन, जी? रिलीजन को लेके उनका एक इम्पोर्टेंट थॉट रहा है कि जो प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन है उसकी वजह से सेकुलराइजेशन, वो जो कॉन्सेप्शन बताते हैं ना सेकुलराइजेशन, ये वो बताते हैं कि विद द प्रोसेस ऑफ चेंज, टेक्नोलॉजिकल चेंज, विद द प्रोसेस ऑफ स्टेट के साथ जो उनका एंगेजमेंट है, इस वजह से धीरे धीरे सोसाइटी जो है
वो स्टेट ओरिएंटेड लाइफ और वेस्टर्नाइजेशन और उसी के संदर्भ में बताया कि साइंस की ओर उन्मुख है। दिस इज द प्रोसेस विच इज इवॉल्विंग। उसके अलावा उन्होंने कास्ट पंचायत और असेंबली की बात, सेंसिटाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट को हमने समझा ही दिया। डोमिनेंट कास्ट, कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं डोमिनेंट कास्ट के फीचर्स के ऊपर। उसमें 6 एट्रीब्यूट्स की बात की गई है कि अगर कोई कास्ट डोमिनेंट कास्ट बनना चाहता है तो उसके पास लैंड होल्डिंग होना चाहिए, या उसके संख्या होना चाहिए उसके पास इन टर्म्स ऑफ नंबर। डेमोक्रेसी में क्या है, नंबर इज फिक्स। जिसके पास ज्यादा नंबर है वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है इलेक्ट्रल टर्म्स, है ना। तो जिसके पास नंबर ज्यादा है वो डोमिनेंट कास्ट हो जाएगा, है ना। जैसे यादव, बीजेपी, बिहार में यादवों की संख्या डोमिनेंट कास्ट बन गए, क्यों, इलेक्ट्रल प्रोसेस के वजह से। इसी तरह जो लोकल हायरार्की में उनका प्लेसमेंट होना चाहिए, अगर हाइयर है तो ब्राह्मण है तो डेफिनेटली हाइयर होंगे। इसके अलावा वेस्टर्न एजुकेशन भी जो है डोमिनेंट कास्ट पर, अगर कास्ट वेस्टर्न एजुकेटेड हो गए डेफिनेटली उनको ज्यादा नौकरियां मिलेगी। जो पांचवा पहलू, जॉब्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, इससे भी कास्ट की हायरार्की हाई होती है, तो मतलब वो अपने आप को डोमिनेंट कास्ट बोल सकते हैं। अगर उसके लोग बहुत सारे जॉब में, जैसे मीना जंजा, बहुत सारे लोग आईएएस ऑफिसर बन गए, तो वो एक डोमिनेंट कास्ट होगी। और इसके अलावा अर्बन सोर्स ऑफ इनकम पर हो गया, दिल्ली में जमीन है, रेंट आ रहा है, कास्ट की, एक पर्टिकुलर कास्ट के लोगों की लैंड होल्डिंग जमीन दिल्ली में शहरों में ज्यादा हो जाने से वो डोमिनेंट कास्ट बन जाता है, क्यों, किसी की इनकम बढ़ जाती है। तो ये सब चीजें जो है वो डोमिनेंट कास्ट से रिलेटेड हैं। इसके अलावा एमएन श्रीनिवास क्रिटिसिज्म जो सबाल्टर्न थिंकर के द्वारा किया जाता है, तो उनका विचार में हिंदू पहलू, सेंट्रल एनालिसिस बनाया उन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन, उसको लेके कई क्रिटिसिज्म है। उसके अलावा अ, कई सारे सोशोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कहा कि एमएन श्रीनिवास का जो वर्क है वो बिल्कुल ब्राह्मणिकल इंटरप्रिटेशन है सोसाइटी, वो ये लिजिटिमेसी देता है सोशल इनइक्वालिटी का। उस तरह से उन्होंने थियराइजेशन नहीं किया, अनटचेबिलिटी का थियराइजेशन उन्होंने उस तरीके से नहीं किया इस तरीके से करने चाहिए क्रिटिकल एंगेजमेंट के साथ। इसके अलावा वो देखे जाते हैं कि कल्चर पर तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये सब कुछ क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म से उस तरह का सवाल नहीं है, मिला जुला के इसी तरह के सवाल इर्द गिर्द जो है वो समझ से मिला था। तो और भारतीय कल्चर पे उनका कुछ योगदान रहा हो जो। इंडियन कल्चर को लेके तो उस तरह का उनका एनालिसिस नहीं रहा है, लेकिन उनका कुछ कंट्रीब्यूशन है जिसमें वो इंडियन कल्चर को लेके कुछ लिखे हैं। जैसे वो उनकी तीसरा कंट्रीब्यूशन, उसमें इंडियन कल्चर को लेके उन्होंने लिखा है। उसमें इंडियन विलेजेस में किस तरह का कल्चर होता है, और उसमें जजमानी सिस्टम को लेके उन्होंने लिखा है। और 150 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में किस तरह से मॉडर्नाइजेशन किसकी शुरुआत कैसे होती है तो लेकर उन्होंने लिखा है। इंडियन सोशल स्ट्रक्चर और 1983 किताब है, उसमें भी उन्होंने इंडियन कल्चर को लेकर लिखा है। तो कहने का मतलब है कि अनंत श्रीनिवास ने इन सारे चीज़ों को काफ़ी डिटेल में
हमें समझाने का। इसके अलावा जो क्वेश्चन ऑलमोस्ट जो इसी तरह के क्वेश्चन काफी मैंने देखा है यूजीसी नेट पर, ऑलमोस्ट इसी तरह के क्वेश्चन देख। इसके अलावा आपको कई सारे इंडियन सोशियोलॉजी जो एडिटेड वॉल्यूम है उसके सिलेबस के ऊपर बहुत सारे बात काफी सारे किया है, और उसको भी हमें समझना चाहिए, जैसे एम श्रीनिवास और खैर आंध्र बीते जी का रहा है इंगेजमेंट, उसको लेके भी। आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है। अभी आ रही? जी सर। हाँ, तो उसी तरह से सवाल आ जाते हैं। इसके अलावा एम श्रीनिवास का इंडियन सोसाइटी को लेके किस तरह से रहा है ना, तो उसको लेके कई सारे सवाल आ जाते हैं। पर्सनल राइटिंग्स जो उनकी लास्ट बुक थी, उसमें उन्होंने काफी डिटेल में समझाया है। ठीक है। तो एमएस जैसे आपको कई सारे जीएस गोरिये के क्रिटिसिज्म की किस तरह से उन्होंने किया है, उसको लेके सवाल आ जाते हैं। एमएनसी श्रीनिवास यूजुअली एक ऐसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के रूप में याद किए जाते हैं, जिन्होंने इंडियन सोसाइटी के जो पहलू है उसको बड़े अच्छे तरीके से उद्धृत किया है, एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने उद्धृत किया है। उनकी लेगेसी जैसे कभी कभी कुर्ग के ऊपर काफी डिटेल स्टडी उनकी आ जाती है ना। जैसे उन्होंने लिंगायत सोसाइटी का स्टडी किया है। लिंगायत एक ग्रुप है जो अपने को आइसोलेटेड मानता है, हिंदू सोसाइटी का पार्ट नहीं मानता है, लेकिन वो भी अब एक डोमिनेंट कास्ट के रूप में कर्नाटका में एग्जिस्ट करता है। उसको लेके कई बार कुछ सवाल बन सकते हैं। तो कुर्ग उनकी स्टडीज से रिलेटेड यूजुअली जो पीएचडी के इंटरव्यूज वगैरह सब होते हैं, वहाँ पे उन्होंने उस तरह से उसका जो स्टडी है उससे डिटेल स्टडी का वो कहीं कहीं देखा गया है कि पीएचडी के एग्जाम में उस तरह के सवाल आ जाते हैं, लेकिन यूजीसी नेट में उस तरह से क्वेश्चन जो है फॉर्मुलेट नहीं किए जाते हैं, वो एक डिफिकल्ट माना जाता है। सर एस सी दुबे मतलब बात के थीम पर है ना, एम श्रीनिवास के बात के थीम पर, हाँ, एससी या फिर? दुबे जो है, नहीं एससी दुबे जो है वो एमएन श्रीनिवास के बाद वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैदराबाद में, और वो भी 1922 एक तरह से कंटेम्प्ररी ही है। 1922 में उनका जन्म होता है और 1996 तक वो रहते हैं। वो भी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच के माध्यम से ही इंडियन विलेज को समझाया, और उन्होंने जैसे जो पुराना इंटरप्रिटेशन था इंडियन विलेज को लेके, जो पुराने एंथ्रोपोलॉजिस्ट का कंसर्न था कि नहीं भैया, इंडियन विलेज जो है वो स्टैटिक होता है, चेंजलेस होता है, टाइमलेस होता है, इसको उन्होंने अपने स्टडी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, इंक्लूडिंग एमएल श्रीनिवास की नहीं, सर इंडियन विलेज भी चेंज होता है। हाँ। सर इसमें सिमिलरिटी इन दोनों, मतलब जो श्रीनिवास जी का और एस दुबे जी का, इन दोनों में हम्म। क्या सिमिलरिटी है और क्या मतलब कि अंतर है कि दोनों को अलग किया जाता है, क्या समानताएं पाई जाती है और क्या डिफरेंस है? हाँ, एमएन श्रीनिवास जो हैं वो वेस्ट में, आपको पता ही है कि वो फॉरेन में पढ़े और एयर रेडक्लिफ डॉन के साथ रहे, इवान पिरचार्ड का उनका प्रभाव रहा। लेकिन एससी दुबे स्टडी शायद उनकी इंडिया में ही रही,
हालांकि वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी गए और वहाँ पे वो एक बड़े अच्छे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और उनका नाम है रेमंड फर्थ। तो रेमंड फर्थ के साथ उनका बहुत अच्छा इंगेजमेंट रहा। तो वो ऐसे दुबे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखते हैं। एम एन श्रीनिवास सिर्फ इंग्लिश में लिखते हैं। और इसके अलावा वो अ, उस ये एक्चुअली विलेज स्टडी में देखा गया है एस सी दुबे का। अगर हम मेथोलॉजिकल अप्रोच की बात करें तो वो चेंजिंग विलेज की बात करते हैं कि इवन एक बहुत अच्छी किताब है इंडियन चेंजिंग विलेज। उसमें बड़ा अच्छा उन्होंने इंडियन सोसाइटी के रियलिटी को समझाने का प्रयास किया है। और तो यही सवाल है कि हालांकि उनके पर्सनालिटी के बारे में बताया जाता है एस सी दुबे बहुत ही एक काइंड ऑफ बहुत ही उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है कॉम्प्लेक्स रहा है इंडियन रियलिटी को समझने का, इंडियन विलेज को समझने का। और काफी एक शानदार डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के साथ उन्होंने इंडियन सोसाइटी को समझा। तो एस सी दुबे की कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का किस तरह से अप्रोच रहा है और उसका क्या इम्पैक्ट रहा है, वो भी एस सी दुबे की बहुत शानदार कंट्रीब्यूशन रहा है उसको समझाने के लिए। उनकी इनफैक्ट जो एक किताब है एस सी दुबे की वो है इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट 1968। उसमें उन्होंने काफी डिटेल के साथ इस चीज को समझाने का प्रयास किया। इसके साथ साथ एस सी दुबे का जो वर्क है वो थोड़ा मल्टी कल्चरल मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर का है। इसमें आप देखेंगे वो इंडियन सोसाइटी की तो बात करते ही हैं, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में भी उनका एक शानदार कंट्रीब्यूशन रहा है। तो अ, तो ये एक पहलू है कि तो कहने का मतलब है कि ऐसी जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसमें हम देखते हैं कि दोनों का एक अच्छा मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हम कहें तो कॉम्प्लीमेंट्री रहे हैं। और उनके दोनों के कंट्रीब्यूशन में हम पाते हैं एक अप्रोच, लेकिन मल्टी डिसिप्लिनरी उनका एस सी दुबे का ज़्यादा रहा है राइटिंग को लेके। हालांकि दोनों पॉपुलर हैं, दोनों एक दूसरे के जो है कम कंटेम्प्ररी रहे हैं, दोनों की पॉपुलरिटी रही है, दोनों ने नए तरीके से इंडियन विलेज को समझा है। तो अ, हालांकि इन्होंने रिलीजन को एस सी दुबे थोड़े और भी गहरे तरीके से समझने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि फेस्टिवल का क्या महत्व है, कॉमनल फेस्टिवल किस तरह से सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, हिंदू मुस्लिम का इंटरेक्शन, एक इंटर ग्रुप रिलेशन, इंटरकास्ट एटीट्यूड, ये सब चीज़ें आप इंडियन चेंजिंग विलेज में ऐसे दुबे के पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि एम एन श्रीनिवास अगर हम कहें कि अ, श्री- श्रीनिवास का जो कंट्रीब्यूशन है उसको आप कई सारे परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं। अ, लेकिन आपने जो एक सवाल पूछा कि हिंदुइज्म को लेके किस तरह का अप्रोच रहा है, तो हालांकि जब वो हिंदुइज्म का स्टडी करते हुए वो बताते हैं कि अ, एक काइंड ऑफ दो तरह का उन्होंने एक बताया कि सोसाइटी, एक होता है सांस्कृतिक और एक होता है नॉन सांस्कृतिक रिचुअल।
और सांस्कृतिक और नॉन सांस्कृतिक का मतलब एम एन श्रीनिवास का कहना था कि हिंदुइज्म का अपना एक अपना प्रोफाउंड फिलोसफी होता है। जैसे उपनिषद है, अलग तरह का धारा आप वेदांत में पाएंगे, फिर अलग तरह का धारा आप मिस्टिक भक्ति स्कूल्स में पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो कास्ट सिस्टम है, इट हैज बीन सो पावरफुल दैट इवन सम रिफॉर्मिस्ट सेक्ट्स, रिलीजियस सेक्ट्स मैं की बात कर रहा हूँ, हैज बिकम कास्ट। जैसे जैन, जैसे लिंगायत, लिंगायत कर्नाटका, वो भी हिंदुइज्म का पार्ट मानने को तैयार नहीं है। वो अपने को बोलते हैं हम हिंदुइज्म से अलग। तो profound belief in संस्कृताइजेशन। हालांकि जब वो सांस्कृतिक हिंदुइज्म की बात करते हैं टू एस्पेक्ट है, तो वो इंटेलेक्चुअल और एक ऑर्डिनरी। इंटेलेक्चुअल हिंदुइज्म एज उपनिषद, इंटेलेक्चुअल हिंदुइज्म एज गीता, intellectual Hinduism has the philosophical system for ordinary Hinduism, numerous feasts, pilgrimage, temple, sharing. These are the things. जैसे बहुत इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल हिंदुइज्म का वर्क के रूप में वो बताते हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है, पुराण, टीचिंग ऑफ सेंट्स। फॉर एनालिटिकल पर्पस हिंदुइज्म में भी मेड इनटू, उन्होंने 4 कैटेगरी होता है। ऑल हिंदू, ऑल इंडियन हिंदुइज्म। दूसरा उन्होंने बताया पेनिस पेनिस्कुलर हिंदुइज्म, PENISULAR हिंदुइज्म। थर्ड उन्होंने बताया रीजनल हिंदुइज्म, और फोर्थ उन्होंने बताया लोकल हिंदुइज्म। सर पेनिनसुलर हिंदी मुझे लगता है कि सर ये जो मध्य प्रदेश वाला इलाका है जो उन्होंने एनालिटिकल पर्पस के मद्देनजर उन्होंने हिंदुइज्म के क्लासिफिकेशन को समझाया। कुछ लोकल हिंदुइज्म का मतलब बहुत ऐसे चीज है, जैसे आप मैकीमेरियट की उसमें पढ़ेंगे कि हमारे कुछ लोकल होते, जैसे आप देखिए एक प्रथा है जिसको हम कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एरिया में मनाया जाता था, जिसमें हस्बैंड को देख के और वो व्रत खुलती है, उसको क्या, कौन सा पर्व बोलते हैं? सर करवा चौथ। करवा चौथ। लेकिन वो अब पूरे भारत में फैल गया, जैसे इसको कहते हैं पेरिकलाइजेशन और यूनिवर्सलाइजेशन। तो वो लोकल हिंदुइज्म का कंटेंट था। रीजनल हिंदुइज्म के कंटेंट में आप देखिए साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में एक डिवीजन आपको दिखेगा। कुछ ऐसे कंटेंट है जो ऑल ओवर इंडिया में एक जैसा मिलेगा, है ना। कुछ तटवर्ती एरिया है, वहां आपको अलग तरह का हिंदुइज्म देखने को मिलेगा। ये चीज मुस्लिम पे भी लागू होती है। जो नॉर्थ बिहार का मुस्लिम है और जो केरला का मुस्लिम है, आसमान जमीन का अंतर है कि नहीं। तो ये डिफरेंशिएशन हमें समझना। तो कहने का मतलब जो रिचुअल्स होते हैं, जो कल्चरल फॉर्म होते हैं सांस्कृतिक हिंदुइज्म के, वो पूरे भारत में फैले। ब्राह्मण्स की एक महत्वपूर्ण स्थान है, उनके हर ये थोड़ा डाउन हो गया ठीक है। तो अलावा उन्होंने कुछ और कैटेगराइजेशन किया।
जिसमें ऑल इंडियन हिंदुइज्म स्प्रेड इन टू वेज। फर्स्ट उन्होंने कहा, इन द फर्स्ट इंस्टेंस सांस्कृतिक deities extended their rites and cultural form. In second group, undergoes greater sensitization of rituals and beliefs. तो हालांकि ये जो है वो एक्चुअली काफी गहरी बात जो उनके राइटिंग्स में पढ़े, लेकिन उतना यूजीसी नेट में आता नहीं है। लेकिन क्या पता अब पूछ लिया जा सकता है। तो फेस्टिवल्स के महत्व को समझाया। फेस्टिवल्स जो है वो हमारे सीजन्स के हिसाब से होते हैं, कई बार देखेंगे। तो ये एक पहलू जिन्हों उनके पूर्व के एनालिसिस में आप देखेंगे। इसके अलावा अमन श्रीनिवास के कंट्रीब्यूशंस में जो सवाल आते हैं इंडियन सोसाइटी का, इस तरह से उन्होंने स्टडी किया, तो बस इसी तरह से सवाल आप देखेंगे, ऑलमोस्ट इसी तरह से सवाल आते हैं। खासकर आजकल श्रीनिवास की एक क्रिटिसिज्म मानी जाती है कि वो डेमोग्राफिकल इश्यूज को इग्नोर, डेमोग्राफिकल इश्यूज एक यूजुअली आप देखेंगे जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है वो ऐसे भी डेमोग्राफिकल इश्यूज को इग्नोर नहीं करता। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का एक स्ट्रगल आप देखेंगे। हालांकि ये एक कॉम्प्लेक्स सवाल है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं है। तो ये सब एक थीम है जिसके मद्देनजर आप एमएन श्रीनिवास को समझ सकते हैं, और इसी तरह से क्वेश्चंस इसी थीम के इर्द गिर्द आप एमएन श्रीनिवास को समझने लगते हैं। सर मतलब उन्होंने मतलब रिलीजन तो बहुत ज्यादा कमेंट नहीं किया है, बहुत ज्यादा शुरू में कमेंट किया है, लेकिन उस तरीके से कमेंट जो है मतलब कुछ पॉपुलर कॉन्सेप्चुअलाइजेशन जैसे कास्ट में आते हैं ना, उस तरह का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। जैसे आप इंडियन रिलीजन में जो सेकुलराइजेशन का कॉन्सेप्ट वही एमएन श्रीनिवास के द्वारा उद्धृत होती है। हालांकि आप जब टीएन मदान को पढ़ेंगे, वो भी एक इंडियन थिंकर है, तो उनमें वो ज्यादा अपने आप को बेस्ड किया है रिलीजन के स्टडी में। तो नेक्स्ट क्लास में हम एस सी दुबे को पढ़ेंगे, और आज आपको एक नोट्स हम एमएन श्रीनिवास का भेज देते हैं। जी सर, कुछ हमने